दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका था, लेकिन अब अमेरिका क्या वापसी की तैयारी कर रहा है। बात हो रही है अफगानिस्तान की। वो अफगानिस्तान, वो काबुल, वो पंजशीर, वो बगराम एयरबेस जिसे अब तालिबान ने अमेरिका को वापस देने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन अमेरिका ये बेस क्यों चाहता है? क्या वजह है इस बेचैनी की? और क्या है अमेरिका का असली निशाना? क्या ये चीन है या फिर मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते हालात, या मिडिल ईस्ट में मचती खलबली? सबसे पहले आप बगराम एयरबेस को जानिए कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बगराम से ईरान, पाकिस्तान और रूस की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। बगराम से मिडिल ईस्ट पर भी नजर रखी जा सकती है। चीन का शिनजियान इलाका भी यहां से बहुत दूर नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करे, क्योंकि जब से अफगानिस्तान से अमेरिका निकला है तब से चीन की एंट्री हुई है। और सबसे अहम, अफगानिस्तान चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पार्ट 2 का बड़ा हिस्सा अमेरिका है। अमेरिका बगराम को सिर्फ एक सैन्य ताकत के तौर पर नहीं, बल्कि जियो पॉलिटिकल हथियार के तौर पर देख रहा है। और उसे लग रहा है कि तालिबान अफगानिस्तान छोड़ना उसके लिए एक बड़ी गलती साबित हुई है। लेकिन बगराम की मांग को तालिबान ने ठुकरा दिया है। सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा। एक तरफ अमेरिका जो बगराम बेस को फिर से अपने कब्जे में लेकर चीन और रूस पर दबाव बनाना चाहता है, दूसरी तरफ तालिबान जो खुद को दुनिया की राजनीति में अब अहम खिलाड़ी मानता है और चीन के करीब है। यह बात साफ है कि बगराम एयरबेस सिर्फ सैन्य ठिकाना नहीं है, यह उस बड़ी जंग का हिस्सा है जहां चीन और अमेरिका आमने सामने है। तालिबान के इनकार से अमेरिका की रणनीति को झटका लगा है, लेकिन अमेरिका की नजर चीन पर है। वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। बगराम एयरबेस के पास चीन का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहा है, और बगराम एयरबेस, या यूं कहें कि पूरा अफगानिस्तान चीन के कंट्रोल में है, क्योंकि चीन फाइनेंशियली और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी अफगानिस्तान को काफी हेल्प कर रहा है। चीन का परमाणु कार्यक्रम भी अफगानिस्तान के करीब काफी तेजी चल रहा है। इससे भी अमेरिका बौखलाया हुआ है। यानी कि अफगानिस्तान के इर्द गिर्द द ग्रेट गेम मिडिल ईस्ट और द ग्रेट गेम ऑफ अफगानिस्तान, दोनों लिहाज से अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है। दूसरे पहलू की बात करते हैं। यह तो बात हुई बगराम एयरबेस और अफगानिस्तान की रणनीतिक महत्व की, लेकिन हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट्स देखने को मिले, हाल के दिनों में जो तस्वीर सामने आई, इजराइल ने कतर पर हवाई हमला किया, उसके बाद खाड़ी देशों में खलबली मच गई, और फिर खाड़ी देशों ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में वो खुद की सुरक्षा की बात करते नजर आए, जबकि खाड़ी देशों में सुरक्षा का भरोसा अभी तक अमेरिका देता आया था, और कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस मौजूद है। इसके बावजूद इजराइल ने कतर पर हमला किया, जिसके बाद कतर में जो खलबली पैदा हुई वो पूरी मिडिल ईस्ट में फैल गई। और अब कतर के साथ साथ मिडिल ईस्ट के सारे देशों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। फिर एक बैठक बुलाई गई जिसमें अमेरिका के विकल्प पर बातचीत हुई, और अगर मिडिल ईस्ट अमेरिका का विकल्प ढूंढ लेता है तो मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ एक दशक, 2 दशक के अंदर अमेरिका की विदाई तय मानी जा रही है। और अगर अमेरिका की विदाई मिडिल ईस्ट से हुई तो अमेरिका का वर्चस्व न सिर्फ मिडिल ईस्ट पर खत्म हो जाएगा, बल्कि साउथ एशिया से उसका कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए निपट जाएगा। और यही डर, यही बेचैनी अमेरिका को सोने नहीं दे रहा है, और इसलिए एक बार फिर से वो बगराम एयरबेस की तरफ देख रहा है, जो एक वक्त में अमेरिका का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था। बगराम एयरबेस से वो न सिर्फ मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर पाएगा, मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व दोबारा स्थापित कर पाएगा, बल्कि वो साउथ एशिया को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएगा और साउथ एशिया को मॉनिटर भी कर पाएगा। तो क्या अमेरिका द ग्रेट गेम ऑफ अफगानिस्तान के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को साधना चाहता है? क्या अमेरिका इस गेम में चाइना से पिछड़ रहा है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाच जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर भारत बराई जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन
कि जो कि अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सैयद रुमान हाशमी जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ वाइल अवाद जुड़ रहे हैं, साउथ एशिया बेस्ड सीनियर फॉरेन जर्नलिस्ट हैं। और हमारे साथ थोड़ी देर में अनुराग वर्मा होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट और फॉर्मर कंसल्टिंग एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारे साथ कनेक्ट करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले सिवाज सर आपसे शुरू करूंगा। स्ट्रेटेजिकली आप कैसे देखते हैं मेजर जनरल AK सिवाज, क्योंकि अफगानिस्तान अगर वापस आने की बात, अफगानिस्तान में अमेरिका के वापस आने की बात अगर उठी भी है तो कहते हैं कि धुआं यूं ही नहीं होता है जब तक आग न लगी हो। तो ये कैसी आग लगी है अमेरिका के अंदर? हाँ बिल्कुल, देखो विवेक, पहले तो जब छोड़ के गया था अमेरिका 2021 में, हाँ। और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर था। एक $3 बिलियन के हथियार भी वहीं छोड़ गया था, जो हथियार कुछ तालिबान के पास है, कुछ पाकिस्तान में, कुछ लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के पास पे आ गए। और ये सच्चाई था कि बैगरान जो एयर बेस है वो सबसे बड़ी एयर बेस है मिडिल ईस्ट में और साउथ एशिया में। इसके पास 2 रनवे हैं, 3000 मीटर और 3500 मीटर के। इस पे बेस्ट से बेस्ट एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है। और ये स्ट्रेटेजिकली ऐसा लोकेटेड है, ये चीन के नज़दीक भी है, रूस के भी है। उसके बाद मिडिल ईस्ट पे भी यहाँ से ध्यान दिया जा सकता है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे भी एक प्रकार से आप सर्वेलेंस कर सकते हैं। ये जो न्यूक्लियर साइट हैं जो चीन की, उनके ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है। ये नॉर्थ और साउथ जो सलांग टनल है उसके नजदीक है। तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी है कि अमेरिका चाहेगा इसको लेना, क्योंकि अब बदलता हुआ जो चर्निंग इफेक्ट हुआ पूरे पूरे साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में, इससे इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। आपने ठीक बोला कि क्या हुआ है कि जो कि गल्फ कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं वो विश्वास छोड़ गए हैं अमेरिका पे। जिस प्रकार से इजराइल ने कतार पे हमला किया और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स अमेरिका ने नहीं दिया, तो आज जहां पर एक अमेरिका सिक्योरिटी गारंटर था कई देशों का, आज उनको लगने लगा उनको अपनी सिक्योरिटी निकालनी है। और आज वो हो क्या रहा है कि चीन और रूस का दबदबा बढ़ेगा मिडिल ईस्ट में। कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान के साथ भी डिफेंस पैक्ट साइन किया है। तो ऐसे में मुझे लगता है अमेरिका चाहेगा कि वो दोबारा अफगानिस्तान में बागरान की जो एयरफील्ड ले, मगर उसको क्या देना पड़ेगा? क्या तालिबान इसके लिए राजी होगा? देखो, तालिबान की जो सिचुएशन ऐसी है कि उनकी इकोनॉमी डिगमगा रही है और उनका जो भी एसेट है वो फ्रोजन है, और उसकी चाबी है अमेरिका के पास। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, या बाकी एशियन डेवलपमेंट, जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अमेरिका कंट्रोल करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो चाहेगी कि किसी तरीके से रिलेशनशिप अमेरिका से अच्छे हों। हाँ, ये सच्चाई है, चीन का दबदबा आज की तारीख में अफगानिस्तान में मैक्सिमम है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसको भी सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान में ले जाए। और कहीं ना कहीं चीन अफगानिस्तान में जो क्रिटिकल मटेरियल है उनको भी एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो ये मुझे लगता है कि एक होड़ दोबारा लगेगी। अमेरिका इतनी जल्दी यहां से चला गया, मगर दोबारा आने की कोशिश करेगा। आप देखें कि अगर वो वहां पर बागरा में आता तो जो अल कायदा और आईसिस, उसकी भी कुछ बेसिस बड़ी हैं, स्पेशली अफगानिस्तान में अमेरिकन जाने बाद वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। कहीं ना कहीं ईरान पे भी एक सर्वेलेंस रखना, अगर खुदा ना खास्ता अमेरिका को ईरान पे दोबारा कोई हमला करना है तब भी उसको बेसिस की जरूरत है। कुछ पाकिस्तान में मिली है पर बागरान मिल जाता है तो ये एक प्रकार गेम चेंजर होगा। ये एक स्ट्रेटेजी की इतना अच्छे लोकेशन है। मैं आपकी बात समझ गया सिवाज सर कि प्रॉब्लम यहां पर अमेरिका की ये हो रही कि अमेरिका का कद घट रहा है, और खास करके मिडिल ईस्ट में और ग्लोबल साउथ में, और यहां पर रूस, चाइना, इंडिया का दबदबा बढ़ रहा है, और मिडिल ईस्ट में खासकर खाड़ी देशों में अमेरिका के लिए ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया है, खासकर कतर पर हमले के बाद। मैं वही अवाद साहब से समझना चाहूंगा कि वो इसे कैसे देखते हैं। अवाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया है। ऐसा है, बिल्कुल जो जनरल साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है कह रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो अमेरिकन में उसके फर्स्ट इंटरेस्ट में, वो जब तक वहां पर अफगानिस्तान में गया था, अफगानिस्तान के लिए गया था, इसका एक ही मकसद है, वो टेररिज्म के लिए बिल्कुल ये हिज्जा रखा है। लेकिन सबसे बड़ी अहमियत के लिए जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान, बहुत अहमियत अमेरिका के लिए, क्योंकि वहां पर एक्सेस टू द CIS कंट्री, जिस जगह वो पेट्रोल है, वो गैस भी है, जिस अमेरिकन कंपनी भी वहां पर काम कर रहा है,
उसके लिए पाइपलाइन करना चाहते हैं। इसलिए उसी वक्त में जब तक 1994 कैलिफोर्निया में रीगन में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रीगन में खुद तालिबान जो है मुलाकात हो गया था, बातचीत हो गया था, उसके बाद पर इंकलाब कर दिया था अमेरिका, हटार दिया था ये तालिबान से। ये हमारा मकसद ये है। अमेरिका में जब तक आ गया था अफगानिस्तान में और $1 ट्रिलियन खर्चा किया था 20 साल के बाद फिर तालिबान आ गया था। इसका ये है, ये करना चाहते हैं अमेरिका में टेररिज्म का, अगेंस्ट टेररिज्म का फाइट नहीं हो रहा, इसकी युद्ध है सिर्फ वहां पर में पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए और CIS कंट्री जो चीनी में आज अमेरिका खुद, अमेरिकन राष्ट्रपति खुद बताया था, उनके कह रहे ये अमेरिका में वो नजदीक है, चीनी के लिए नजदीक बहुत हो गया था, इसलिए अमेरिका वापसी करना चाहिए। आप याद है ना, तो 2021 का जब तक यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ दिया था तो वहां पर $80 बिलियन का ट्रूप छोड़ दिया था, अम्यूनिशन, ट्रूप, टैंक्स, सब कुछ छोड़ दिया था तालिबान के हाथ में। और सारी दुनिया मालूम है जब तक अमेरिका में पाकिस्तान यूज किया था, उन्होंने 30 साल के लिए पाकिस्तान भी यूज किया था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नरिश हो गया पाकिस्तान के अंदर, फिर अफगानिस्तान से भेज दिया था। हाँ। इसलिए ये मैं कहना चाहता हूँ अफगानिस्तान में बहुत अहमियत के लिए अमेरिकन स्ट्रेटेजी की नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो पहले से ही वहां पर मौजूद है। पाकिस्तान तो अमेरिका के कदमों में बिछने के लिए तैयार है। वो तो पैर धोके पी जाए डोनाल्ड ट्रंप के, इतनी चाहत है पाकिस्तान की अमेरिका के लिए, फिर भी उनको अफगानिस्तान क्यों चाहिए? ऐसा है, अफगानिस्तान के लिए नजदीक ईरान के लिए और पाकिस्तान भी नजदीक ईरान के लिए और चीनी भी नजदीक है। अगर कल युद्ध हो जाएगी वहां पर है, बिना ग्राउंड थ्रू वो जो युद्ध किसी का जीत नहीं हो सकता है, मतलब फ्रॉम द स्काई यू कैन नॉट विन अ वॉर। इसलिए वहां पर चाहिए उनके लिए इन्वेजन चाहिए, लैंड इन्वेजन। लैंड इन्वेजन अमेरिकन के लिए हर दुनिया में आप देख लिया, अमेरिका 810 मिलिट्री बेसिस है अमेरिकन के लिए, राइट? तो 810 में जब तक उन्होंने श्रीलंका भी गया था, श्रीलंका भी मिलिट्री बेस चाहिए, नेपाल भी चाहिए, इराक भी थे, अब इराक भी, सीरिया भी है, आज 14 भी मिलिट्री बेस बन गया था। अमेरिकन में हर जगह में जा रहे मिलिट्री बेस चाहिए, बिकॉज अमेरिका वांटेड टू ब्रेक इट्स डोमिनेंस एज स्टिल द यूनिपोलर वर्ल्ड। नहीं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो मुझे नजर आता है, मुझे लगता है कि आप सभी पैनलिस्ट और मेरे दर्शक भी इसे इत्तेफाक रखेंगे, उसामा बिन लादेन का जब असैसिनेशन किया था अमेरिका ने, जब हंट किया था पाकिस्तान में घुस के, उस पूरे ऑपरेशन को बगराम एयरबेस से ही अंजाम दिया गया था। और अगर बगराम एयरबेस पर अमेरिका मौजूद नहीं रहता तो अमेरिका में बैठकर या मिडिल ईस्ट में बैठकर पाकिस्तान जाकर उस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाता और उसामा बिन लादेन को कभी नहीं मार पाता। आज भी उसामा बिन लादेन जिंदा होता अगर बगराम एयरबेस पर अमेरिका मौजूद नहीं होता तो। खैर, मैं जल्दी से रुमान हाशमी जी का रुख करूं। रुमान हाशमी जी, क्या वजह देखते हैं, क्या मिडिल ईस्ट के देशों में बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है और ये अमेरिका के डाउनफॉल की शुरुआत के तौर पर देखें मिडिल ईस्ट के अंदर, ग्लोबल साउथ के अंदर? और तब से मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज और उसका आउटकम ये हुआ कि सऊदी अरबिया और न्यूक्लियर अम्ब्रेला डील करके पाकिस्तान ने जो डील दे दी सऊदी अरब को न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तौर पे। जी हाशमी साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। मैं बराई साहब से ही सवाल ले लेता हूं। आपका एक पॉइंट तो मैंने सुन लिया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को न्यूक्लियर वेपन अम्ब्रेला दिया है, यह पूरे वर्ल्ड के लिए कंसर्निंग विषय है। मैं कल ही इस मैटर पे एक वीडियो बना रहा था और मैं प्लीज पीसीआर रुमान हाशमी जी का ऑडियो चेक कीजिएगा और उनको प्लीज करेक्ट कीजिएगा। मैं बराई साहब से और बाकी पैनलिस्ट से भी बात कर रहा हूं कि कल ही मैं इस पर एक वीडियो बना रहा था और अपने इस वीडियो में मैंने कहा कि जो अमेरिका हर बात में पूरी दुनिया में अपनी नाक घुसेड़ता है, वो एटॉमिक वेपन के कमर्शियलाइजेशन पर खामोश है। डिफेंस डील फ्री में थोड़ी किया सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने अच्छी खासी रकम ली होगी और उसने अपना परमाणु हथियार दे दिया, एक तरह से कवर, या फिर देना ही कहते हैं इसको। इसकी दूसरी कहानी यह भी है कि 1990 के दशक से जब से पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाना शुरू किया, तब से सऊदी अरब उसको फंडिंग करता रहा और उसको क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराने में इवन चाइना से भी वेपन डिजाइन करवा के उस तक पहुंचाया।
तो ये भी एक एंगल है। लेकिन ये पाकिस्तान ने जो शुरू किया ये पूरी दुनिया के लिए बहुत डेंजरस है, और मुझे लगता है शायद अमेरिका में भी इस बात को लेकर मंथन चल रहा होगा। बराई साहब, क्या कहेंगे आप? देखो, पाकिस्तान भिखारी देश है, उसका पैसा चाहिए। 75 साल में 26 बार IMF का उसका बेल आउट हुआ है। जो गल्फ कंट्रीज है, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, बहरीन, उसके पास तेल है, उसके पास पैसे है। अब जब कतार ऊपर इजराइल ने अटैक किया, टेररिस्ट घर पर ही किया, लेकिन वो घबरा गए हैं कि हमारी सिक्योरिटी कौन देगा। सो वो गए पाकिस्तान के पास, सोचकर कि पाकिस्तान पास परमाणु हथियार है और इस्लामिक देश है। तो जो इजिप्ट ने प्रपोजल लगाया था कि इस्लामिक नेटो जैसा संगठन बनाना, लेकिन आप देखो 1948 से 1948 से इजराइल के साथ जितनी वॉर हुई है उसमें 2 देश है, 4 देश है, 6 देश है, लेकिन इजराइल ने सबको खदेड़ दिया। तो ये लोग, अरब लोग लड़ते नहीं हैं, जब लड़ाई आती है तो भाग जाते हैं। आप ये भी देखो, हमास को और हस्बुल्ला को कितना उन्होंने फाइट दिया, सब खत्म हो गया। तो ये अरब देशों को चाहिए कुछ कवर, तो पाकिस्तान के पास जाते हैं, पाकिस्तान को पैसे देंगे, पाकिस्तान उनको बताएगा हाँ हाँ हमारे पास आर्मी है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन विवेक जी, गत हफ्ते इजराइल की रफाल इंडस्ट्रीज, उन्होंने एक बड़ा वेपन का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया, वो है लेज़र वेपन्स। तो ये जो सारी लड़ाई है, आप बोलते हैं मेरे पास परमाणु हथियार है, आपके परमाणु हथियार आप कैसे डालेंगे? आपको रॉकेट चाहिए, ICBM मिसाइल चाहिए या एयरक्राफ्ट चाहिए? तो अभी जो रॉकेट से डाउन करते हैं उसको, उसके बजाय हाई एनर्जी, हाई बीम लेज़र, उससे ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारा वॉर का बदल देने वाला है कि आपके जो वेपन्स है जो आकाश से आते हैं, मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो या ड्रोन हो, उसको रॉकेट से खत्म करने के बजाय। बराई साहब, आपने कहा कि भाई आपने एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की, आपने कहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी भी बात करेंगे। आपने कहा पाकिस्तान भिखारी मुल्क है। दिक्कत की बात ही है, ये पाकिस्तान भिखारी मुल्क है। कोई भी 1 नंबर से कमाने वाला आदमी कभी 2 नंबर वाला काम नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क, प्रॉस्पर मुल्क होता तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती वो अपनी टेक्नोलॉजी को ईरान और दूसरे देशों को बेचता, नॉर्थ कोरिया को अवेलेबल कराता, जो एलिगेशन आज तक उस पर लगते रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या अमेरिका ने क्या पाकिस्तान ने पावर इम्बैलेंस कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका को वापस आने पर मजबूर होना पड़ा है? हाशमी साहब दोबारा हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन अनुराग सर का एक रिएक्शन लूं मैं, उसके बाद फिर हाशमी साहब आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी। विवेक जी, सबसे बड़ी इस समय प्रॉब्लम क्या है विश्व में? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है वो ये है कि जो बड़े देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, जो हमेशा से विश्व की दशा और दिशा निर्धारित करते थे, वो उनकी सत्ता बहुत इररिस्पॉन्सिबल लोगों के हाथों में चली गई है। चाइना शुरू से था ही इररिस्पॉन्सिबल कंट्री। इस समय जो यूएस में हाल है, जो अमेरिका में हाल है, वो ये है कि वहां के राष्ट्रपति का जो जिस तरह का एटीट्यूड है, जिस तरह का उनका हाल है, वो कहीं से लगता ही नहीं कि एक विश्व के सबसे बड़ी कंट्री का जो हेड है वो। सर लेकिन अफगानिस्तान से क्या लेना देना? अफगानिस्तान छोड़ के तो जा चुके हैं, तालिबान के हवाले करके जा चुके हैं। जिस तालिबान के साथ 20 साल लड़े उसी को सौंप उप के भाग गए वहां से, और अब कहते हैं हमको बगराम एयरबेस दोबारा चाहिए। तो विवेक, अगर वही बात करें ना कि भाई पहले आपने जो है वो ट्रेड डील की बात करते रहे, वो सब पे सैंक्शंस लगाते रहे, उसके बाद आप अपनी बातों से मुकरते रहे, आपने ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं किया, आप जो है जाके इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स हर जगह जाके देते रहे। तो अगर आप उस टाइप की बात करेंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी उस गरिमा को मेंटेन कर पा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा कोई, जो इस समय मुझे लग रहा है इस मूव में जो सबसे बड़ी चीज मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि जिस तरह से एक जो रशिया, चाइना और इंडिया का जो एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं ट्रंप को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो वो इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं।
हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक चीजें सोच के उन्होंने किया होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप को मैं इतने दिनों से फॉलो कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस तरह बहुत ज्यादा कोई चीज सोच के किया होगा। लेकिन हाँ, ये है कि इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए पाकिस्तान उनके हाथ में है ही है। अगर अफगानिस्तान में कोई होता है तो थोड़ा सा उनको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। विवेक। जी, हाशमी साहब कुछ कह रहे थे। हाशमी साहब ने सबसे पहले पॉइंट आउट किया कि भाई पावर इंबैलेंस क्रिएट किया पाकिस्तान ने यूएई सऊदी अरब के साथ एटॉमिक डील करके और डिफेंस डील करके। जी हाशमी साहब। कैन यू लिसन मी नाउ? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी साहब। जी, नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो है मूव डोनाल्ड ट्रंप ने जो ब्रिटेन पीएम के साथ पीसी करते हुए ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे इसको ब्रेक किया, इस खबर को कि अमेरिका वांट्स बैक बगराम एयरपोर्ट। ये टिपिकल डोनाल्ड ट्रंप स्टाइल है, बैक एंड फोर्थ। एंड जो लव एंड हेट है चाइना के साथ, वो भी है। क्योंकि आप ये देखिए कि अभी चाइनीज प्रीमियर के साथ वो बात शी जिनपिंग के साथ उन्होंने बात किया, टिकटॉक पे बैन हटाने के लिए बात हुई, और भी दूसरी चीजों को लेकर बात हुई। अमेरिका $750 बिलियन चाइना का कर्जदार है। इसको लेकर के जो उसके बॉन्ड हैं जो चाइना के पास उसके हवाले से। लेकिन उसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि एक रिंग बना करके वो चाइना को घेरे, जैसा वो चिटगांव में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, वहां एयरबेस लेना चाह रहा है, म्यांमार में एयरबेस ले रहा है, और अब अफगानिस्तान। लेकिन आप ये देखें कि अफगानिस्तान में जाकिर जलाल फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्समैन है, पर्सन है, उन्होंने जो पोस्ट किया है एक्स पे और सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि दोहा एग्रीमेंट, क्योंकि दोहा की बातचीत, दोहा एग्रीमेंट की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट प्रेसिडेंशियल जो टेन्योर था उस दौरान शुरू हुई थी। और अफगानिस्तान के तालिबान के जो ऑफिशियल हैं, उनका ये कहना है कि उसी वक्त इनकार कर दिया था तालिबान ने कि वो बगराम एयर बेस नहीं देगा, और अमेरिका हार करके गया है। लेकिन उसके बावजूद उसके दिमाग से ये बात निकल नहीं रही है। अफगानिस्तान के एक और मिनिस्टर ने एक शायराना पोएटिक अंदाज में एक्स पे पोस्ट करते हुए ये बात कही है कि अमेरिका हारा है, लेकिन पहाड़ों से, अफगानिस्तान के पहाड़ से सर टकराया है, लेकिन उसके दिमाग से ये बात निकल नहीं रही है। तो आउटराइटली, और साथ में ये भी पोस्ट किया है कि अमेरिका अफगानिस्तान कभी भी किसी फॉरेन कंट्री के आर्मी बेस को एक्सेप्ट नहीं किया है, दखलंदाजी। तो अब कितना ये कामयाब होंगे डोनाल्ड ट्रंप, इसका मतलब ये है कि फिर वो मिलिट्री एडवेंचर वो देखेंगे, क्योंकि तालिबान किसी भी तरह से तैयार नहीं है बेस देने के लिए बगराम एयरबेस। दूसरी बात कि आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। अगर बात अभी चल रही थी दोहा पे, कतर पे अटैक की, आपको क्या नहीं, पाकिस्तान वाला एंगल आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान सऊदी के बीच जो डिफेंस डील हुई है और खाड़ी देशों में जो कतर पर हमले के बाद जो सिचुएशन बनी है, उससे पूछ रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए पाकिस्तान, एक चीज तो ध्यान रखिए, वो ये कि सऊदी अरब कभी भी किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है डायरेक्ट, सिवाय हौती रिबेल्स के अमेरिका के सपोर्ट से या इजराइल के सपोर्ट से, जो हौती पे उसने अटैक किया। अरब इजराइल वॉर 1967 का हुआ, सऊदी अरब इन्वॉल्व नहीं हुआ। 1974 हुआ, सऊदी अरब इन्वॉल्व नहीं हुआ। इन्वॉल्व कौन रहा? हमेशा पाकिस्तान जो ब्लैक सितंबर, जॉर्डन के किंग हुसैन, जब आर्मी फिलिस्तीनियों ने रिवोल्ट किया जॉर्डन में, ज़ियाउल हक जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, और उनकी 15,000 पूरी बटालियन वहां थी, उसको लीड ज़ियाउल हक कर रहे थे, और वहां फिलिस्तीनियों का मैसेकर हुआ। 30,000 फिलिस्तीनी मारे गए पाकिस्तानी आर्मी के हाथों जॉर्डन में, जो बाद में फिलिस्तीनी वहां से निकल के लेबनान में गए, और वहां फिर ब्लैक सितंबर ग्रुप भी बना फिलिस्तीनियों का, जिन्होंने म्यूनिख में ओलंपिक इजरायली प्लेयर्स पे जो किल किया, अटैक किया। पाकिस्तान सऊदी अरब में 1979 में जब अरब रेडिकल्स जो थे, सऊदी रेडिकल्स खाने काबा पे मक्का में घुस गए थे, वहां भी पाकिस्तानी आर्मी एंटर की। 1974 के वार में देखिए, चाहे वो सीरिया के पायलट के तौर पे, चाहे वो इराक में पायलट के तौर पे, चाहे वो सिर्फ
इंडियन 1971 इंडो पाक वार में जॉर्डन ने एक स्क्वाड्रन, फाइटर स्क्वाड्रन के साथ पाकिस्तान की मदद की थी, बाकी किसी अरब कंट्री ने नहीं। इराक तो सद्दाम हुसैन तो हमेशा भारत के साथ खड़े रहे कश्मीर के इश्यूज पे, यूएन से लेके इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन तक के फोरम पे। तो ये सऊदी फरमा रवा की इतनी ताकत सऊदी हुकूमत की नहीं है, उसकी आर्मी के पास नहीं है कि डिफेंस डील में वो आकर के पाकिस्तान का सपोर्ट करे। वो पहले भी नहीं किया था, उनकी वो सलाहियत भी नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी वॉलंटियर्स गए हैं। इवन वो डिफेंस डील नाटो के तर्ज पर है, जैसे नाटो के 32 देश हैं, वैसे डिफेंस डील सऊदी और पाकिस्तान में है कि सऊदी पर कोई अटैक होगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा, और पाकिस्तान उसमें सऊदी को परमाणु कवर भी देगा कि वो परमाणु बम से भी जवाब दे सकता है। तो मैं कह रहा हूं ये खाड़ी देशों में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। ये इससे हो सकता है कि बेचैनी हो अमेरिका तक। इसमें एक सवाल ये उठाया जा सकता है। मैं एक और पॉइंट में सिवाज सर से जरा पूछ लूं। सिवाज सर, अब समझ आया मुझे कि आसिम मुनीर बार बार अमेरिका क्यों जा रहे हैं। ये मामला सिर्फ ईरान का नहीं है, ये मामला बगराम का भी है और ये वाया पाकिस्तान है, इसलिए मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच कराया जा रहा है। तो ये है माजरा। हाँ बिल्कुल। देखो विवेक, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है पाकिस्तान का वो अभी ये जो फेल्ड मार्शल मुनीर है। और मगर एक सच्चाई है, ये एक प्रकार से गेम चेंजर बन गए। कहीं ना कहीं अमेरिका के नज़दीक आ गए। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा ही मैवरिक चाहिए। और ये जितनी भी डील वगैरह हो रही हैं इसके अंदर जनरल आसिम मुनीर की खुद की इन्वॉल्वमेंट है। और ये सच्चाई है, हर एक विजिट में वो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। अगर आप ये देखें जो ये डील हुई है सऊदी अरेबिया की और पाकिस्तान की, जो डिफेंस पैक्ट डील है, और ये आर्टिकल 5 जो नेटो है उससे काफ़ी मिलती जुलती है। इसका मतलब ये है, फ़र्क क्या होगा। देखो मैं 3 चीज़ें बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनना। कि सच्चाई ये है, पाकिस्तान की फौज प्रोफेशनल है पर पैसा नहीं है। उनके पास पैसे की बहुत सख्त कमी है, इकॉनमी अच्छी नहीं है। और सऊदी के पास पैसे की कमी नहीं है। तो अब आपको क्या होगा कि पैसा आएगा, पाकिस्तान की आर्मी को मॉडर्नाइजेशन करेंगे, हथियार खरीदेंगे। ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है आने वाले टाइम में। हाँ, उसके अंदर अगर आपने क्लोज देखा तो यह है कि अगर आपके कोई ऊपर हमला होता है तो वो हमला एक प्रकार से दोनों देश पे माना जाएगा। इसमें कैच वर्ड है हमला। इसका मतलब अगर पाकिस्तान अटैक करता तो नहीं, अगर पाकिस्तान पे अटैक होता है या सऊदी पे अटैक होता है तो वो दोनों देश इकट्ठे आएंगे। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ठीक कह रहे हैं कि जो गल्फ के अंदर है आज की तारीख में, जो अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, सिक्योरिटी गारंटर था, आज वो लोगों ने विश्वास छोड़ दिया। जब से कतार पे हमला हुआ इजराइल का, उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं आएगा उनको, इसीलिए रूस और चीन का भी दबदबा वहां बढ़ेगा। मगर भारत के लिए यह चिंता का विषय है जो कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। इससे क्या होगा आप देखेंगे कि नए हथियारों की होड़ लगेगी और आपको पता लगेगा पैसा बहुत आएगा अभी पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान नए हथियार खरीदेगा। मगर इसमें एक फायदा है, इजराइल के अब रडार पे आ जाएंगे न्यूक्लियर हथियार जो पाकिस्तान के हैं। क्योंकि सच्चाई है कि ये न्यूक्लियर हथियार अभी पाकिस्तान के पास ही नहीं, ये एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे इन मुस्लिम कंट्रीज को जो कि एक गल्फ के अंदर है। तो हो सकता है अम्ब्रेला क्या देंगे सर, ये लॉलीपॉप है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार चलते भी हैं कि नहीं मुझे तो भरोसा भी नहीं है। हाँ, ये भी बात ठीक कह रहे हो आप। मैं एक बात थोड़ा विवेक, तो कहने का मतलब ये है कि जो चर्निंग इफेक्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड की जियो ये तो हो रहा है कि ये एक सच्चाई है। जो कल दोस्त था दुश्मन हो गया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाट इज परमानेंट इज योर नेशनल इंटरेस्ट। अगर आप देखें चारों तरफ एक चर्निंग इफेक्ट। और सच्चाई है डोनाल्ड ट्रंप इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि वो कहते हैं कि व्हाट इज प्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, दैट ही इज अनप्रिडिक्टेबल। तो दैट इज द थिंग। तो आप देखें कि आज ये जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर जो हालात पैदा हो गए हैं, मुझे लगता है अमेरिका की छवि वहां कम होगी। और अभी जो पाकिस्तान को एक मौका मिल गया, पाकिस्तान इसका फायदा उठा गया और ये एक प्रकार से भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। और अमेरिका के लिए आसिम मुनीर बगराम के लिए डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी बात का जिक्र कर रहे हैं तो हवाई नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं उनके या तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें बातचीत हुई है या फिर उनकी टॉप लीडरशिप की जो मीटिंग हुई होगी उसमें बातचीत हुई है, तभी वो ब्रिटेन के साथ
ब्रिटेन के पीएम के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब इस बात का उन्होंने जिक्र किया। तो चक्कर यह है कि अमेरिका को बार बार अफगानिस्तान की याद क्यों आ रही है? क्या चीन का बढ़ता दखल या मिडिल ईस्ट में मची खलबली? मैं अवाद साहब से इस बात को समझना चाहूंगा। अवाद साहब, और ये जो डील है सऊदी और ये अफगानिस्तान, सऊदी और पाकिस्तान की, क्या इससे भी पावर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ? और अमेरिका इतना खामोश क्यों है? वो ईरान के परमाणु बम सूंघ लेने भर से घबरा जाता है। यहां तो परमाणु बम का एक तरह से कमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया है। बिल्कुल सही है कह रहे हैं आप। आखिरी जो आप जवाब दे दिया था बिल्कुल वही है, जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये अमेरिका में खुद जाते, खुद मांग रहे। अभी तक पाकिस्तान में और सऊदी अरेबिया दोनों का देश में अमेरिकन बिल्कुल उनकी साथी है। पाकिस्तान खुद बताया था, अमेरिकन किराया ले गया था 30 साल के लिए, जब तक तालिबान के लिए और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहीं से ले गया था। वो अटैक किया था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया नहीं आया, ओसामा बिन लादेन वो अमेरिका में आ गया था। उसके बगराम का कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएसआई के साथ में है, खुद हिलरी क्लिंटन बताया था, हम लोग दुनिया में मालूम हो गया। आईएसआई सऊदी इंटेलिजेंस और सीआईए तीनों देश में उन्होंने अलकायदा बनाया था। तो इसलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये बगराम बेस है या नहीं। बगराम के बेस के लिए चाहिए उनकी मालूम हो गया सारी दुनिया, चीनी के लिए और सीआईएस कंट्री के लिए कंट्रोल करना चाहते, इसका पाइपलाइन बनाने के लिए अमेरिकन सारे वहां पर उनके लिए वॉरलोड है। वह न्यू कौन है उसी के वक्त में हम लोग दुनिया के मानों में, मैं तो खुद गया वहां पर है, पूरी मतलब ऑयल बोर्ड है विभाग, वहां पर ये सारे अमेरिकन कंपनी जो न्यू कौन वाला। तो इसलिए वहां काफी इंटरेस्ट अमेरिकन के लिए। लेकिन एक चीज भी बताना चाहते दुनिया में, न्यूक्लियर पाकिस्तान का उसका न्यूक्लियर आर्म उसके हाथ में है या अमेरिकन के हाथ में, ये सवाल पूछना चाहते। पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, सिर्फ ये सिंबॉलिक में सऊदी अरेबिया के लिए। और याद रखना, सऊदी अरेबिया $200 बिलियन इंडिया इन्वेस्ट करना चाहते। किसी को मतलब ये जब तक वो तो पिछले 3-4 साल के अंदर आप खुद देख लिया था, सऊदी अरेबिया बिल्कुल इंडिया के साथ में आ गया था। और ओआईसी में सीरिया, लिबानन, अल्जीरिया, इराक में हमेशा इंडिया के साथ में उन्होंने साथ में किया था। इराक में अकेला नहीं है, 4 देश में बिल्कुल रिजर्व रखा था जब तक कोई रेजोल्यूशन अगेंस्ट इंडिया। इसलिए इंडिया पोजीशन में जियोपॉलिटिकली है और नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द वेस्ट एशिया। यही चक्कर में इंडिया के लिए कोई खतरनाक नहीं, लेकिन जियोपॉलिटिकल चेंजेस यस, वो बिल्कुल काफी फर्क होता, क्योंकि अमेरिकन कोई भरोसा किसी का भी नहीं है। अमेरिकन जब तक इजराइल के लिए आ गए थे तो बिल्कुल लंच देते हैं इजराइल के लिए, लेकिन वो खुद बताया था ईरान में, सिर्फ ईरान की तरफ दिखा रहे लोग के आपके वहां पर प्रॉब्लम आ रहे, वहां पर कुछ आ रहे, तो पैसा खाते, पैसा लेते। 4.5 ट्रिलियन डॉलर ले गया था अमेरिकन प्रेसिडेंट में, ट्रम्प में, जब तक वहां पर 3 देश में गया था गल्फ कंट्री में, सऊदी अरेबिया, कतार और यूएई। उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया। कह रहे अभी और पैसा दे दो, हम लोग आपके लिए डिफेंस डील भी करना चाहते। इसलिए वहां पर अमेरिका में अगर कोई दुश्मन डेमोनाइजिंग शैतान नहीं बनाना के लिए उनके लिए कोई मतलब ही नहीं। अमेरिका हर 10 साल के लिए एक युद्ध जाना चाहते हैं। इसलिए आप ये भी समझ लो, साउथ ईस्ट दोबारा अमेरिका में ना आ रहे, उसके साथ ही है तालिबान, अलकायदा, आईएसआईएस, हर दुनिया में मालूम है। ओज़बेक वाले के टेररिस्ट भी आ रहे, ताजिक वाले के टेररिस्ट भी ट्रेनिंग कर रहा है, और अमेरिका खुद दुनिया में कह रहे काउंटर टेररिज्म। लेकिन जब तक इंडिया में अटैक कर रहा है तो हम किसी को इंडिया के साथ नहीं कर रखा, राइट? Nobody standing with India. Then why can't we read the actual reality on the ground? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिका ही कंट्रोल नहीं करता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट सवाल मैं जल्दी से बराई साहब से ले लूँ, फिर आशमी साहब आपके पास आ रहा हूँ। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अमेरिका अगर अफगानिस्तान में वापस आया तो ये डोनाल्ड ट्रंप की विदाई पर मुहर नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही इस बात को सबसे पहले उठाया था कि फौज की वापसी होनी चाहिए, और ट्रंप के फर्स्ट रिजीम में उन्होंने इसे पूरा किया था। और अगर इस तरह की बात वो दोबारा कर रहे हैं तो ये उनकी सरकार के लिहाज से अमेरिका के अंदर उनके विरोध में आवाज उठ सकती है। देखो, हम बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के मोहम्मद तगलक है या शेख चल्ली है। वो बोल रहे थे कि कनाडा अमेरिका का 51st स्टेट राज्य बन जाए। वो बोल रहे थे कि ग्रीनलैंड अमेरिका के पास आ जाए। ऐसी ही बात बागराम की कर रहे हैं। हाँ, उनकी ख्वाहिश है कि बागराम एयरबेस अमेरिका के कंट्रोल में आए, लेकिन वो तो कभी होने वाला नहीं है।
तालिबान कभी भी उसको कंट्रोल नहीं देगा। तो ये बात तो अलग है। अमेरिका का इंटरेस्ट ये है सर तालिबान कि नहीं देगा तो पाकिस्तान दिलाएगा ना, पाकिस्तान तो बगल में बैठा है, बैठे हैं मुनीर साहब दिलाने के लिए। पाकिस्तान भी नहीं दिला सकेगा बागराम बेर। देखो 2000 साल में अफगानिस्तान किसने कंट्रोल किया है? किसी ने नहीं कंट्रोल किया है। ब्रिटिशर्स ने नहीं किया है, अफगान की सरकार ने नहीं किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया है। वो इतना रूरल देश है। और रशिया ने भी नहीं किया और अमेरिका भी नहीं कर पाया। नहीं, अमेरिका भी नहीं कर पाया। तो बागराम कैसे कंट्रोल करेगा? उसके पास जब 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर थे तब भी अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं किया। तो बागराम में ट्रम्प साहब बोल रहे थे एक स्मॉल प्लेटून वी शुड हैव केप्ट देयर। और स्मॉल प्लेटून कैसे कंट्रोल करेगा? 1 लाख सोल्जर से आप कंट्रोल नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान के पास है ना सर 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स। अब पाकिस्तान के एक्टिव सोल्जर उसके जो टेररिस्ट है अफगानिस्तान के उसको भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा रूरल टेररिस्ट माउंटेन हिली एरिया है, उसमें 2000 साल में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है और नहीं कंट्रोल कर सकेगा। जी मैं रुमान हाशमी जी का इस पर रिएक्शन चाहूंगा, आप क्या कहेंगे हाशमी साहब? देखिए ऐसा है कि अरब कंट्रीज के हवाले से भी ये बात कहूंगा कि ये जो डील हुआ है सऊदी अरब में, उसके पहले आप देखें ऑलरेडी अरब कंट्रीज का और बल्कि इस्लामिक कंट्री का एक यूनाइटेड मिलिट्री, एक नेटो टाइप का बना हुआ है इस्लामिक आर्मी, जिसके चीफ हैं आज के तारीख में पिछले 8 सालों से पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल राहिल उसके आर्मी चीफ हैं। तो इजराइल ने अटैक करके इजराइल चला गया दोहा में, क्या कर लिया उस यूनाइटेड आर्मी चीफ जनरल राहिल क्या कर रहे हैं? 8 साल से वहां सैलरी उठा रहे हैं बैठ करके, और आर्मी क्या कर रही है? देखिए ये अमेरिका के इशारे पर ये डील हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि बगैर अमेरिका के सपोर्ट के, कभी ट्रंप ने कहा था कि अगर हम चाहें वहां से आर्मी हटाए तो 1 दिन में सऊदी रिजीम हम चेंज कर देंगे। ये धमकी अपने फर्स्ट टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं सऊदी का रॉयल फैमिली को, सऊदी रिजीम को। तो ये जो डील है इसमें कहीं ना कहीं हाथ है अमेरिका का भी इशारा है, उनके सहमति से ये बात हुआ है। क्योंकि चेक एंड बैलेंस अमेरिका के अंदर भी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी कि आज कांग्रेस के अंदर इजराइल सपोर्ट लूज कर चुका है, अवाम के अंदर जो जेट जनरेशन जो कहलाता है 18 इयर्स के ऊपर के, उनके बीच में भी नहीं, कहीं पाकिस्तान ने ये चटनी तो नहीं चटाई जी, कहीं पाकिस्तान ने ये चटनी तो नहीं चटाई कि आपको बगराम दिला देंगे, आप आ जाइए, तो डोनाल्ड ट्रंप उधर कूद रहे हैं कि भाई नहीं देखिए आप बगराम वापस लेंगे। तालिबान तो पाकिस्तानी हुकूमत की इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं अभी तक किया है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान पे नकेल कस दे, जो अफगानिस्तान में बैठ करके आए दिन पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पे, उसके आर्मी पे पोस्ट पे, पाकिस्तानी फौजी कैंटोनमेंट पे और चौकियों पे हमला करता रहता है तरीके तालिबान, और जाकर के फिर अफगानिस्तान में बैठ जाता है। हाशमी साहब दिक्कत ये है कि पाकिस्तान चूरन बेचने में माहिर है, वो चूरन बेच के आ गए होंगे वहां से कि हम आपको बगराम दिला देंगे। उधर ट्रंप साहब कूद रहे हैं बगराम मिलेगा नहीं, उससे देखिए हम मिलेगा कुछ नहीं वहां से। पाकिस्तान अमेरिकन गवर्नमेंट के पास भी इंफॉर्मेशन होता है, चाहे वो CIA हो, चाहे वो पेंटागन के लोग हों, चाहे सारी चीजें ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के पास, ट्रंप साहब के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता ना, दिक्कत ये है। वो वन लाइनर पर चलते हैं, उनको कोई इंफॉर्मेशन दे दी गई, हाँ ये होगा, ये सही है, हाँ ये कर दो। नहीं आप देखें ना, इजराइल उनको किसी ने कहा, ये सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा था, उनको किसी ने कहा यूक्रेन का नाम बदल के मीक्रेन कर दो, बोला ये अच्छा लग रहा है, ये कर दो। जोक्स अपार्ट, मतलब मैं ऐसे ही कहना चाह रहा हूं, लोग इस तरह से मजाक बना रहे सोशल मीडिया पे, आप समझ रहे हैं? सही है। आपने ही एक शो में दिखाया था ना, उन्होंने कहा भाई मजाक, लोग कह रहे हैं कि भाई टर्की का नाम बदल के वो चिकन रखना चाह रहे हैं। अब बताइए, इस तरह के मजाक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। तो ये वो उनको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। दिक्कत ये, CIA भी अपनी जगह है, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी, बाकी जो है इंटरनल एजेंसी, वो भी अपनी जगह है, लेकिन ट्रंप साहब का अब क्या कर देंगे, बोल देंगे, ये दिक्कत है बड़ा। ये हो सकता है उस पॉइंट, क्योंकि ट्रंप अपने आप में ही वो समझते हैं कि मेरे पास ट्रंप कार्ड है,
मैं जो चल दिया तो वो फिर विनर है, विन विन है वो। हाँ। तो ट्रम्प को हो सकता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने कन्विंस किया हो कि आप ये डील ये हम सऊदी के साथ कर रहे हैं, आपको बदले में हम बगराम दिलवा देंगे। ये हाँ। हो सकता है कर दिया हो। हाँ। लेकिन आने वाले समय पता चलेगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ट्रम्प पाकिस्तानी ये एक एक गवर्नमेंट एक को जी या आर्मी को छोड़ेंगे नहीं, वो जी। जनरल मुनीर को भी नहीं छोड़ेंगे, आसिफ मुनीर को भी, इसको फिर उनको भी टाइट करेंगे कि तुम दिलवाओ, फिर यू आर कमिटेड। तो ये तो फिर आने वाले समय पता चलेगा कि पाकिस्तान ने इस तरह का कोई प्रॉमिस किया है कि नहीं ट्रम्प के साथ कि हम बगराम एयरपोर्ट दिलवा देंगे, क्योंकि तालिबान तो किसी सूरत में बगराम देने को तैयार लेकिन नहीं है। एक बात आपने उसने तो बड़ी कह दिया। इंपॉर्टेंट अभी जवाब में भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी कि बगैर अमेरिका के परमिशन के सऊदी पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील तो नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं परमिशन तो मिली है, हामी तो मिली है ट्रंप की तरफ से। ये सब कुछ भारत के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। मैं अनुराग जी से इसका एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद सिवात सर सवाल को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं जी। नहीं विवेक जी, ये आपका आकलन जो है और हाशमी जी का ये एकदम बिल्कुल सही है। जो इस समय ये डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के पास एक तरह से दोनों को एक दूसरे का कंधा मिल गया है और एक दूसरे के अपने अपने दुख बताने का। तो ये आज की तारीख में ये लोग मिलके ही काम कर रहे हैं, नहीं, इसमें मुझे कहीं कोई ये शक नहीं है। आईएसआई के पास डोनाल्ड ट्रंप का कोई सीक्रेट टेप तो नहीं मौजूद है? कोई ऐसी खुफिया देखिए, जानकारी, डोनाल्ड कोई ट्रंप के खुफिया मामले में- वीडियो, पता नहीं, समझ डोनाल्ड में नहीं ट्रंप आ के रहा है। मामले में कमाल का खेल सब चल कुछ रहा है। अनप्रिडिक्टेबल है। पूरा व्यक्तित्व ही जो है एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है वहां पे। हाँ, ये विवेक। डिस्क्लेमर मुझे लगता है कि एक डिस्क्लेमर ट्रंप साहब के ऑफिस के बाहर लिख देना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी से अंदर आए, यहां कुछ भी हो सकता है, स्टार डिस्क्लेमर। तो ये ट्रंप ऑफिस को एक बिल्कुल। डिस्क्लेमर जारी कर देना चाहिए। लेकिन अमेरिका सऊदी का पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर रहा है। सिवात साहब, अमेरिका को बगराम भी चाहिए, मिडिल ईस्ट में कतर पर इजराइल हमला कर दे रहा है, हो क्या रहा है? बिल्कुल, देखो विवेक, टर्निंग इफेक्ट है, कौन कहाँ जा रहा है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। और ये सच्चाई है कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, अमेरिका की परमिशन के बगैर तो नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल क्योंकि सही बात। अमेरिका अभी भी बहुत बड़ा प्लेयर है। सऊदी, यूएई, ओमान वगैरह जैसे देश उसी से करते हैं। मगर पाकिस्तान के साथ इन मुस्लिम वर्ल्ड के रिलेशन पहले भी रहे हैं, वो अपनी फौज भेजता रहा है। मगर ये है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की फौज प्रोफेशनल तो है, मगर उसके पास पैसा नहीं है। और ये पैसा देंगे और उसके बाद उसके हथियार आएंगे। और कहीं ना कहीं यमन के अंदर जो होती रेबल सऊदी अरेबिया लड़ा था, तो वो पाकिस्तान की फौज का इस्तेमाल करेगा सऊदी, क्योंकि सऊदी खुद अपनी फौज का इस्तेमाल नहीं कर पाता, ना उनकी कैपेबिलिटी है ना काबिलियत है। मगर भारत के लिए ये एक चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि ये सच्चाई है कि ये नेटो आर्टिकल 5 की तरह है और इसमें आपको पैसा बहुत आएगा अमेरिका सऊदी से पाकिस्तान में। उसकी जो अभी मॉडर्नाइजेशन होगी डिफेंसेस का, वो भारत के लिए है कि उसको एयरक्राफ्ट भी मिल जाएंगे, उसको शिप भी मिलेंगी, सबमरीन। क्योंकि अब उसका एक ड्यूटी हो जाएगी सऊदी का कि जो जी। पाकिस्तान की फौज है उसके ऊपर पैसा दे, मॉडर्नाइज करे। और न्यूक्लियर हथियार तो मुझे नहीं लगता कि सर, कहीं इन सब जाएंगे, के बीच क्योंकि मुझे अमेरिका उस पर कंट्रोल रखेगा। एक बात जो नजर आ रही है वो ये आ रही है कि हम अपना, कम से कम भारत अपना डिफेंस बजट बढ़ाए और डिफेंस सेक्टर में जो आत्मनिर्भर होने की बात हो रही है उसको और हम रुपए और पैसों के साथ पंप करें, जिसमें उसमें और ज्यादा तेजी आए। क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और ग्लोबल साउथ में और मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, जो अच्छे संकेत नहीं है। आने वाले 5-6-7 सालों में कुछ बड़ा इंपैक्ट दिख सकता है जिस तरह के हालात बन रहे हैं। फिलहाल आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।